चलिए तो लेट्स सी। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. Yes. Okay. Okay. So this session basically I have set up on the Zoom. Okay. So just let's see the first thing. Like these are our courses. Okay. What we cover in our courses. Both of you are in comfortable in Hindi or English? हिंदी हाँ इंग्लिश सर हिंदी. बोथ. नो प्रॉब्लम. हाँ हिंदी चलेगा ना, क्योंकि बाकी लोग भी हिंदी वाले ही हैं, इसमें तो ये पूरा हिंदी ही रहेगा. हाँ. कोई दिक्कत नहीं रहेगी. ठीक है. तो इस कोर्स में हम ओके. लोग इंस्ट्रूमेंटेशन डिजाइन के सारे एस्पेक्ट्स और सारे टॉपिक्स कवर करते हैं, जो आपको ऑलरेडी शेयर किया गया होगा. अभी हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं. टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट्स हमने कराया है. हम लोग लेवल इंस्ट्रूमेंट्स कराएंगे कल के क्लास में. आज क्लास कैंसिल हो गया है. कल के क्लास में हम लोग लेवल इंस्ट्रूमेंट्स कराएंगे. बट बिफोर दैट जो भी टॉपिक है, रेहान आपको उसके लिए वरीड नहीं होना है. जावेद आपको भी नहीं होना है, आप तो खैर क्लास ले ही रहे हो. आपका जो इधर वाला टॉपिक बचा है, ये वाला टॉपिक, और इनका रेहान का ये वाला टॉपिक वी विल कवर सेपरेटली. मतलब आप दोनों को सेपरेट क्लास लूंगा. ये बंदा महबूब आ जाता है ओके. तो इसका भी ये टॉपिक बाकी है, तो ये भी मैं सेपरेट लूंगा. मतलब जो भी टॉपिक आपका अगर बचता है ना, दैट वी विल कवर सेपरेटली. ठीक है. बिकॉज ये फ्लेक्सिबल कोर्स रहता है, इसमें ओके. बंदे फ्लेक्सिबल रहते हैं, सब जॉब वाले हैं. कभी कोई एब्सेंट रहता है, कभी कोई एब्सेंट रहता है. तो इन दैट केस वी ट्राई टू टेक जी द जी. फ्लेक्सिबिलिटी, कीप द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एवरीवन. हम्म. तो डोंट बॉदर फॉर दैट कि हम्म. मेरा ये छूट गया तो कैसे होगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि आपने ये कर लिया नहीं किया है तो ये नहीं होगा, और ये नहीं किया है तो ये नहीं होगा. ठीक है ना. ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डू. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट इंस्ट्रूमेंटेशन जी. डिजाइन एंड इंट्रोडक्शन. ठीक है. तो ओके. इस इंट्रोडक्शन का जो एजेंडा रहेगा इस सेशन का, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिजाइन एंड डिटेल इंजीनियरिंग, introduction about EPC company, tender and procurement process, feed engineering, और listing of instrumentation deliverables. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन डिजाइन एंड डिटेल इंजीनियरिंग में कि हु इज इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर. इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर किसको बोलते हैं हम लोग. ठीक है. इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर वो इंजीनियर होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए. इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, मेजर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए. क्या मेजर करना है, क्या कंट्रोल करना है. तो प्रोसेस वेरिएबल हमारे कौन कौन से होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो, लेवल. इसके अलावा भी होता है आपका कंडक्टिविटी होता है, पीएच होता है, डेंसिटी होता है, XYZ और भी होते हैं. लेकिन जो मेजर हमारा फोर प्रोसेस वेरिएबल होता है, वो प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो और लेवल होता है, जिसको कि हमें मेजर करना है और कंट्रोल करना है. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है. ठीक है. इसमें हम लोग कुछ कीवर्ड्स यूज करते हैं. कीवर्ड्स बोले तो जैसे कि आप ईपीसी कंपनी की बात करेंगे या इस ट्रेनिंग में, जैसे हम लोग बोलेंगे ऑनर. ऑनर कौन होता है, ऑनर मतलब तो मालिक होता है ना. मालिक कौन होता है, जो किसी दूसरे के लिए काम नहीं करता, दूसरे से काम करवाता है. तो इस केस में ऑनर वो कंपनी होती है जो कि प्रोजेक्ट सेटअप करती है खुद के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं. जैसे रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, ये कंपनियां क्या करती हैं, ये प्रोजेक्ट लगाती हैं खुद के लिए. कभी सुना है कि रिलायंस किसी दूसरे का प्रोजेक्ट लगा रही है या अडानी किसी दूसरे का प्रोजेक्ट लगा रही है, नहीं. तो दिस कंपनी आर कॉल्ड ऑनर कंपनी. ठीक है. अब ओनर चूंकि मान लीजिए रिलायंस ही है, तो रिलायंस तो एट ए टाइम आपको वेरियस प्रोजेक्ट करती है, काफी सारे प्रोजेक्ट्स करती है. तो रिलायंस इज नॉट एबल टू डू ऑल द प्रोजेक्ट टू, मतलब अकेला. अकेला रिलायंस सारा काम नहीं कर सकता है. तो रिलायंस क्या करता है, रिलायंस कंसल्टेंट हायर करता है. सिमिलरली आप ये समझिए कि आपके पास प्लॉट है, पैसे हैं, लेकिन आप घर नहीं बनवा सकते. क्यों नहीं बनवा सकते, क्योंकि आपको सिविल का आइडिया नहीं कि घर कैसे बनेगा. ठीक है ना. तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सिविल इंजीनियर हायर करते हैं. ठीक है. सिविल इंजीनियर आपका क्या करता है, लेआउट बना के दे देगा कि यहाँ रूम बनेगा, यहाँ बेडरूम बनेगा, यहाँ पिलर आएगा, यहाँ से स्टेयर होगा, स्टेयर का साइज ये होगा, रूम का साइज ये होगा, दिस दैट. तो वो क्या है, वो हमारे कंसल्टेंट है जो हम लोग को गाइड करता है टेक्निकली. तो उसी तरीके से ऑनर जो कंपनी होती है वो ऑलवेज नॉट कैपेबल टू डू द प्रोजेक्ट बाई देम सेल्फ. तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक कंसल्टेंट हायर करते हैं जिसको बोला जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट. इनको हम लोग पीएमसी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, पीएमसी बोलते हैं. अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो होता है, वो ऑनर के लिए क्या करेगा, बेसिक डिजाइन इंजीनियरिंग करेगा. ठीक है ना. बेसिक डिजाइन इंजीनियरिंग करेगा, जिसको बीईडी भी बोलते हैं, बेसिक इंजीनियरिंग डिजाइन. ठीक है ना. बेसिक इंजीनियरिंग डिजाइन कौन करके देगा, पीएमसी करके देगा. अब ये पीएमसी वो कंपनियां होती हैं जिनको उस टेक्नोलॉजी का प्रॉपर नॉलेज रहता है जिसके ऊपर ओनर का प्रोजेक्ट लगने वाला है.
या उस टेक्नोलॉजी का लाइसेंसर होता है जिसके पास लाइसेंस होता है उस टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो ऑनर उस कंपनी को पीएमसी डिप्यूट करेगी, ठीक है। अब पीएमसी जब बेसिक इंजीनियरिंग डिजाइन कर देगी, ठीक है, देन दैट प्रोजेक्ट गो टू द ईपीसी कंट्रेक्टर, ठीक है ना। तो ईपीसी कंट्रेक्टर क्या होता है? इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो ये जो पीएमसी था इसने बेसिक इंजीनियरिंग किया। अब उस बेसिक इंजीनियरिंग का डिटेल इंजीनियरिंग कौन करेगा? ईपीसी करेगा। इंजीनियरिंग करने के बाद जो क्वांटिटी निकल के आएगी उसका प्रोक्योरमेंट कौन करेगा? उसका प्रोक्योरमेंट आपका ईपीसी करेगा। और उसको साइट पे भेजने के बाद उसका कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? ईपीसी करेगा। तो ईपीसी का जो स्कोप होता है ना वो सबसे बड़ा स्कोप होता है पूरे हमारे ऑयल एंड गैस में और पूरे इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। मतलब कि सबसे ज्यादा काम ईपीसी कंपनीज के अंदर में होता है। ओनर कंपनी के पास लिमिटेड काम है। ओनर मान लीजिए एक प्रोजेक्ट लगा लिया, उसके बाद हो गया उसका उसका दूसरा फेज आएगा तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। पीएमसी का भी क्या है कि पीएमसी बेसिक इंजीनियरिंग करती है तो बहुत लिमिटेड सोर्स ऑफ डिजाइन इसको करना होता है। लेकिन चूंकि ईपीसी पूरा डिटेल इंजीनियरिंग करती है तो ईपीसी का बहुत लंबा चौड़ा डिजाइन होता है, ठीक है ना। और ईपीसी कंपनियां वेरियस प्रोजेक्ट पकड़ते रहती है मार्केट से। एक किया, दूसरा मिला, दूसरा किया, तीसरा मिला, तीसरा किया, चौथा मिला। तो इसलिए इसका स्कोप ऑफ वर्क जो है ना वो बढ़ते जाता है, ठीक है ना। तो ईपीसी कंपनी सबसे वाइडली इंडस्ट्री में यूज होती हैं भी। और यहीं पे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं हम लोगों की। तो हम लोग ज्यादातर ईपीसी कंपनीज के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, जितने भी डिलीवरेबल्स की बात करेंगे वो सब हम लोग ईपीसी स्टेज के डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। वेंडर, सप्लायर और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर। वेंडर और सप्लायर वो कंपनियां होती हैं जो कि मटेरियल सप्लाई करती हैं किसको? ईपीसी को। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर वो कंपनियां होती हैं जो ईपीसी को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं ईपीसी, मतलब इसमें क्या क्या होता है? आपको इंजीनियरिंग होता है, यहाँ पे आपको क्या होता है? यहाँ पे प्रोक्यूरमेंट होता है, यहाँ पे आपको क्या होता है? कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। मतलब ये तीनों काम जो है ना ये ईपीसी कंपनियां करती हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? एनी नहीं प्रॉब्लम? सर, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं। नहीं, नहीं। हम लोग सो रखा। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। कि सबसे पहले माइंड में ना आपका इमेज बैठा दे कि कैसा ईपीसी होता है, कैसे काम होता है, देन हम लोग स्विच करेंगे टेक्निकल थिंग्स पे और डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है। अब टेंडर और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। अब क्या हुआ कि सपोज कीजिए कि ऑनर ने डिसाइड किया कि मुझे एक प्रोजेक्ट लगाना है तो उसमें ईपीसी कंपनी कैसे पार्टिसिपेट करती है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑनर हु वांट टू सेट अप द प्रोजेक्ट विल सेलेक्ट द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ऑनर क्या करेगा? प्रोजेक्ट का लोकेशन सेटअप करेगा, ठीक है ना। कि कहाँ पे हमको, ऑनर क्या करेगा? एक प्रोजेक्ट का लोकेशन सेटअप करेगा, ठीक है। अब वो लोकेशन कैसा होगा? दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। सपोज कीजिए कि एलएनजी का कोई प्रोजेक्ट लगाना है ऑनर को। एलएनजी बोले तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है ना। एलएनजी है ना बड़ा बड़ा कंटेनर में शिप से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना। शिप के थ्रू बड़े बड़े क्रायोजेनिक वेसल में एलएनजी स्टोर करके ट्रांसफर किया जाता है वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो ऑनर अगर कोई एलएनजी का प्रोजेक्ट लगा रहा है तो उसको किसी कोस्टल एरिया में आपको प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा, सो दैट कि शिप वहां पे आके रुके, ठीक है ना। अगर बिहार और यूपी में आके लगा देगा ऑनर प्रोजेक्ट एलएनजी का तो चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बिहार और यूपी किसी कोस्टल एरिया में है ही नहीं, ठीक है ना। तो वहां पे कोई शिप आने का चांस ही नहीं है। तो ऑनर को प्रोजेक्ट का लोकेशन सेलेक्ट करना होता है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद दे विल हैव टू एक्वायर द लैंड। ऑनर जो है लैंड एक्वायर करेगा, और लैंड जो एक्वायर करने के बाद क्या करेगा? फिजिबिलिटी चेक। मतलब वहाँ के लोकल गवर्नमेंट से मिल के जमीन लेगा, और जमीन लेने के बाद वहाँ का फिजिबिलिटी चेक करेगा उस लैंड का, उस लैंड पे उसका प्रोजेक्ट जो है वो फिजिबल है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्सकेवेशन करने के बाद नीचे पूरा रॉक और पहाड़ ही आ जाए, ठीक है। या फिर नीचे सिर्फ पानी ही पानी हो, खोदते ही पानी मिल जाए। या फिर अर्थ का कंपैक्शन लेवल ही प्रॉपर ना हो, ठीक है ना। या फिर वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो, साल में 6 महीने 8 महीने बारिश ही होती है। या बहुत ज्यादा सिस्मिक जोन है, बार बार वहां पे भूकंप ही आता है, ठीक है। या तूफान ही आता है, कोस्टल एरिया और तूफान ही आता है बार बार। तो इन सब चीजों को देखते हुए ओनर वहां का जियोलॉजिकल सर्वे करवाता है, फिजिबिलिटी चेक करता है कि आइदर दैट लोकेशन और दैट लैंड इज फिजिबल फॉर दैट प्रोजेक्ट और नॉट। तो ये कौन करता है? ऑनर विल टेक द हेल्प फ्रॉम द वेरियस कंसल्टेंट। जियोलॉजिकल कंसल्टेंट होते हैं, उनका हेल्प लेके ऑनर ये सर्वे करवाता है। वंस द सर्वे इज completed एंड एवरीथिंग इज फाइन, देन ऑनर विल हायर अ पीएमसी कंसल्टेंट। अब ऑनर क्या करेगा? एक पीएमसी कंसल्टेंट हायर करेगा जो उसके लिए बिड डॉक्यूमेंट्स बनाएगा। क्योंकि ऑनर को ये काम कराना है, मान लीजिए ऑनर है, उसको कोई एम काम कराना है, ठीक है।
तो एम काम ऐसा नहीं कि वो जाके ईपीसी को दे देगा कि चलो एक सीपीसी है, तुम कर दो ये काम, नहीं। ऑनर क्या करता है, प्रॉपर तरीके से बिड निकालता है। बिड किस बेसिस पे निकालेगा, बिड में तो इन्फॉर्मेशन बताना पड़ेगा ना कि उसको क्या लगवाना है, कैसे लगाना है। तो दैट बिड डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रिपेयर बाय द पीएमसी, जो कि एक लाइसेंसर पार्टी होती है, ठीक है। उस बिड डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रहेगा, तो ऑल बेसिक टेक्निकल इंफॉर्मेशन रहेगा, बेसिक स्पेसिफिकेशन रहेगा, बेसिक डिजाइन कैलकुलेशन रहेगा, पीएनआईडी रहेगी, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन रहेगा, प्लॉट प्लान रहेगा, ठीक है। ये सारे इंफॉर्मेशन जो है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है, वो कौन बना के देगा, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको पीएमसी बना के देगा ऑनर को। जब ऑनर को ये सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि हाँ मेरे प्लांट में, अपने प्रोजेक्ट में क्या लगवाना है, क्या कराना है, देन आफ्टर दिस ऑनर विल फ्लॉट द टेंडर इंफॉर्मेशन इन द मार्केट। अब ये ऑनर टेंडर निकालेगा कि मुझे कोई एक्स काम है और इसमें ये स्कोप ऑफ वर्क है, कौन करने के लिए इंटरेस्टेड है। जैसे ही मार्केट में टेंडर आएगा, सपोज कीजिए कि 5 ईपीसी कंपनी है, पांचों ईपीसी कंपनी तैयार हो गई कि मैं करूंगा, मैं करूंगा। देन व्हाट दे विल हैव टू डू, देन दे विल हैव टू, पीएमसी हैज ऑलरेडी डन बेसिक इंजीनियरिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑनर हैज पब्लिश द टेंडर इन द मार्केट टू पार्टिसिपेट इन द ईपीसी कंपनी। ईपीसी कंपनी अब क्या करेगी, रीड करेगी टेंडर डॉक्यूमेंट्स को, उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझेगी, ऑनर की रिक्वायरमेंट्स को, एंड देन दे विल डिसाइड टू पार्टिसिपेट इन द टेंडर। मतलब वो लोग देखेंगे कि वो इस काम को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आफ्टर दैट दे विल डिसाइड द टू पार्टिसिपेट इन द टेंडर, ठीक है ना। After study of the tender, various clarification will be done by the owner and EPC regarding technical commercial scope of supply। अब इसके बाद उनको ना, इसके टेंडर को समझते समय बहुत सारी क्लैरिफिकेशन लेने की जरूरत पड़ती है। किसको, ईपीसी को। क्यों लेनी पड़ती है, सपोज कीजिए कि ऑनर ने कोई चीज क्लियरली नहीं लिखा है। सपोज कीजिए उसने बोल दिया कि जितने भी कंट्रोल वाल है ना, उसकी बॉडी और बोनट जो होंगे वो स्टेनलेस स्टील के होंगे, ठीक है। अब स्टेनलेस स्टील का ग्रेड क्या होता है, 316 भी होता है, 304 भी होता है, ठीक है। अगर आपने 316 अपने मन से ले लिया, ठीक है, और ऑनर का कहने का मतलब, एसएस कहने का मतलब 304 था, इस केस में आपका प्राइस जो है हाई चला जाएगा और आप बीट से बाहर हो जाएंगे। अगर आपने 304 ले लिया और कल होकर ऑनर ने बोल दिया कि नहीं मुझे 316 चाहिए, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने तो प्राइस 304 का पकड़ा था। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं जहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती है, बिफोर कोटिंग द प्राइस, ईपीसी कंपनी को वो सारे डिटेल इंफॉर्मेशन लेने होते हैं। किससे, ऑनर से, ठीक है ना। जब डिटेल इंफॉर्मेशन ये लोग ले लेते हैं, उसके बाद क्लैरिफिकेशन, देन इनको क्या करना होता है। अब ये ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन ले लिया तो सीधे जाके बोलेंगे कि हाँ मैं 10,000 करोड़ में प्रोजेक्ट कर दूंगा, ठीक है, नहीं। फर्स्ट दे विल हैव टू कैलकुलेट द मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, कि इसका मटेरियल कितना लगेगा इस काम को करने में, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग को करना पड़ता है क्या, फीड इंजीनियरिंग, जिसको बोला जाता है फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन, ठीक है। फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन कौन करेगा, ईपीसी करेगा, बिफोर टेंडर करेगा, ठीक है। EPC will study the complete bid documents and scope of supply received from the owner। स्टडी करने के बाद every department objective of this feed engineering to calculate the bill of quantity। फीड इंजीनियरिंग का पर्पस क्या होता है, फीड इंजीनियरिंग का पर्पस होता है कि हम लोगों को मटेरियल क्वांटिटी निकालना, बिल ऑफ क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, कि उस प्रोजेक्ट में कितना मटेरियल लगेगा। सपोज कीजिए कि हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हैं, तो मैं सिविल का थोड़ी बता सकता हूँ कि कितना लगेगा, ठीक है। या सिविल वाले इंस्ट्रूमेंटेशन का थोड़ी बता सकता है कितना लगेगा। लेकिन चूंकि कंपनी, ईपीसी कंपनी तो एक ही है, हमारे अंडर में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सब है। तो उसको तो, कंपनी को तो उस ऑनर को बताना पड़ेगा ना कि हम इतने में प्रोजेक्ट करेंगे। तो उसके लिए इसको प्राइस बताना पड़ेगा, प्राइस बताने के लिए इसको सब चीज का ब्रेकअप चाहिए। तो फीड इंजीनियरिंग में क्या करते हैं हम लोग, बिल ऑफ क्वांटिटी निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग चूंकि इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड आइटम को क्वांटिटी बता सकते हैं, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर हैज टू कैलकुलेट द बिल ऑफ क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग ऑल इंस्ट्रूमेंट, वायर एंड केबल, जंक्शन बॉक्स, कंट्रोल सिस्टम, बल्क मटेरियल, ट्यूब एंड फिटिंग एक्सेट्रा। मतलब कि जितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सारा का सारा मटेरियल्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं किससे, बिल ऑफ क्वांटिटी निकालते हैं, जो ऑनर की इंफॉर्मेशन हमारे पास आए थे उससे, ठीक है ना। जो फीड के लिए ऑनर ने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जिसमें बेसिक डिजाइन इंजीनियरिंग है, उन डॉक्यूमेंट से
हम लोग अपना ये सारा क्वांटिटी निकालते हैं, दैट क्वांटिटी रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स विच वाज फर्निश्ड बाय द ऑनर ड्यूरिंग द टेंडरिंग स्टेज। ठीक है। अब जब हम लोग अपना बिल ऑफ क्वांटिटी निकालेंगे, अब ये क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, दैट विल अगेन मैटर ऑफ डिस्कशन। एंड ये सारी क्वांटिटी का निकालना जो है ना, आपको तब समझ में आएगा जब हम लोग पूरा इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग कर लेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा केबल की क्वांटिटी ऐसे निकालनी थी, अच्छा जंक्शन बॉक्स की क्वांटिटी ऐसे निकालनी थी, बिकॉज मेथड आर सेम। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग टेंटेटिव क्वांटिटी निकालते हैं, नॉट फाइनल क्वांटिटी। आई बात समझ में? अब दूसरे डिपार्टमेंट्स वाले भी सेम तरीके से बिल ऑफ क्वांटिटी निकालेंगे। दूसरे डिपार्टमेंट वाले भी, जैसे हमने इंस्ट्रूमेंट वालों ने बिल बिल ऑफ क्वांटिटी निकाले हैं ना, वैसे ही दूसरे डिपार्टमेंट वाले भी बिल ऑफ क्वांटिटी निकालेंगे। ठीक है। बिल ऑफ क्वांटिटी निकालने के बाद क्या करेंगे वो लोग, वो बिल ऑफ क्वांटिटी जैसे दूसरे डिपार्टमेंट वाले निकालेंगे, अब सब लोग जो है बिल ऑफ क्वांटिटी जो है ना, प्रोक्योरमेंट टीम को देगा टेक्निकल बजटरी ऑफर के लिए। ठीक है ना। अब टेक्निकल टीम क्या करेगी, प्रोक्योरमेंट टीम टेक्निकल बजटरी ऑफर लेगी, किससे, वेंडर से। दे विल टेक द रेट फ्रॉम द मार्केट। पहले टेक्निकल सॉरी प्रोक्योरमेंट टीम जो है, वो मार्केट से टेक्निकल बजटरी ऑफर लेगी। जब टेक्निकली बजटरी ऑफर हम लोग रिव्यू कर लेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन वाले कि हाँ ठीक है ये मटेरियल हमें चाहिए, उसके बाद दे विल टेक द रेट फ्रॉम द मार्केट कि हाँ इस मटेरियल का प्राइस क्या है, फ्रॉम ऑल द डिफरेंट सप्लायर्स। ठीक है। ये सारा इंफॉर्मेशन लेके वो लोग टेंडरिंग टीम को सबमिट करते हैं। अब टेंडरिंग टीम जो है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कैलकुलेट करेगी। ठीक है ना। कैसे करेगी, टेंडरिंग टेंडरिंग टीम विल इंक्लूड टोटल प्रॉफिट कि इस प्रोजेक्ट में हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, डिस्काउंट ऑफर टू द क्लाइंट कि मतलब क्लाइंट को कोई डिस्काउंट देना है तो कितना दे सकते हैं, वो प्राइस ऐड करेगा, प्राइस एस्केलेशन, एक्चुअल प्रोक्योरमेंट एंड एग्जीक्यूशन शेड्यूल। ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइस एस्केलेशन। इसका क्या मतलब होता है, प्राइस एस्केलेशन का मतलब कि सपोज कीजिए कि कॉपर आज के डेट में 400 रुपये केजी है। ठीक है। अब आफ्टर सपोज कीजिए कि अभी प्रोजेक्ट टेंडरिंग में है, टेंडरिंग के बाद इसका ऑर्डर अवार्ड होगा, ऑर्डर अवार्ड के बाद इंजीनियरिंग होगी, इंजीनियरिंग के बाद प्रोक्योरमेंट होगा। तो सपोज कीजिए कि आज के बाद प्रोक्योरमेंट करते करते 3 इयर्स लग जाएंगे, मतलब आज के 3 साल के बाद प्रोक्योरमेंट होना है। तो आज कॉपर का प्राइस 400 है, तो 3 साल बाद ही 400 ही रहेगा या ज्यादा होगा। तो उसके लिए टेंडरिंग टीम के पास पूरा ग्राफ होता है, डेटा होता है कि कैसे प्राइस भाग रहा है। उसी हिसाब से दे विल कंसीडर द प्राइस एस्केलेशन, सो दैट कि उनको प्रोजेक्ट पे घाटा ना हो। ठीक है। उसके बाद ये लोग इंक्लूड करेंगे इसमें इंजीनियरिंग कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ये सारा कॉस्ट ऐड करने के बाद टेंडरिंग टीम दे विल अराइव टू द फाइनल प्राइस दैट विल बी कोटेड टू द किसको, ऑनर को। अब सपोज कीजिए कि ये टेंडरिंग टीम सॉरी ईपीसी कंपनी ने अपना फाइनल प्राइस निकाल दिया। ठीक है। सिमिलरली अदर ईपीसी कंपनी आल्सो टेक डू सच एक्टिविटी एंड दे आल्सो कम टू सम प्राइस। मान लेते हैं कि एक ने बोला कि मैं 5,000 में करूंगा, एक ने बोला मैं 6,000 में करूंगा प्रोजेक्ट, एक ने बोला मैं 7,000 में करूंगा प्रोजेक्ट। ऑनर किसको देगा प्रोजेक्ट, बोलिए। 5,000 वाला ले लूंगा। यस, जो सबसे कम प्राइस में उसका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेगा, ऑनर उसको देगा। तो इस पार्टी को बोला जाता है L1। ठीक है ना। मतलब कि लोएस्ट वन। ठीक है। लोएस्ट टू एंड लोएस्ट थ्री। द पार्टी हु इज L1 विल गेट द LOI ऑफ लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है, लेटर ऑफ इंटेंट इज जस्ट इंफॉर्मेशन कि हाँ ठीक है हम लोग आपको प्रोजेक्ट देने वाले हैं, आप हमारा प्रोजेक्ट कीजिए, आपका प्राइस सबसे कम है, आप ही को हम लोग ऑर्डर देने वाले हैं। ठीक है। आफ्टर दैट दे डू द वेरियस टेक्निकल एंड कमर्शियल डिस्कशन विद L1 पार्टी कि पेमेंट टर्म्स क्या रहेगा, बैंक गारंटी का टर्म्स क्या रहेगा। ठीक है। इंजीनियरिंग पे कितना पैसा देंगे, सप्लाई पे कितना देंगे, कंस्ट्रक्शन पे कितना देंगे, परफॉर्मेंस गारंटी कितना रखेंगे। ये सारा चीज डिस्कशन होगा किसके साथ, L1 के साथ। ठीक है ना। आफ्टर डिस्कशन ऑफ एवरीथिंग दे विल इशू द LOA। इसको बोला जाता है फाइनल लेटर ऑफ अवार्ड और फाइनल PO। ठीक है ना। इसको बोलते हैं फाइनल PO या फाइनल लेटर ऑफ अवार्ड। ठीक है ना। नाउ फाइनल कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट विल बी साइंड, किक ऑफ मीटिंग विल बी प्लान्ड। ओके। एंड दिस इज द होल प्रोसीजर टू गेट दैट टेंडर बाय EPC कंपनी फ्रॉम द ऑनर। ये EPC कंपनी को ऑनर से टेंडर लेने का पूरा प्रोसीजर है। इस पूरे प्रोसीजर में हमारा रोल कहाँ पे आता है, हमारा रोल आता है फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन में, क्योंकि हम लोग डिजाइन वाले बंदे हैं तो हमें डिजाइन की क्वांटिटी निकाल के बतानी होती है।
और क्वांटिटी के बेसिस पे जो टेक्निकल बजटरी ऑफर लेता है ना प्रोक्योरमेंट वाला, उस टेक्निकल बजटरी ऑफर को हम लोग को अप्रूव करना होता है देख के कि हाँ ठीक है, ये बजटरी ऑफर जो आपने लिया है यही चीज हमें चाहिए एग्जैक्टली, जिसके बेसिस पे वो प्राइस डिस्कशन करेगा वेंडर के साथ। ठीक है ना। तो हमारा यहीं तक रोल रहता है किसमें, टेंडरिंग में, और इसको बोलते हैं बजट में, और इसको बोल सकते हैं आपकी फीड इंजीनियरिंग में। ठीक है। कई लोग इस बीईडी को ही फीड बोलते हैं। ये जो ईपीसी कंपनी ने, सॉरी पीएमसी कंपनी ने जो बेसिक इंजीनियरिंग किया था, उसी को कई लोग फीड भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप किसी को भी फीड बोलिए, आपका क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है ना, कि बिफोर टेंडर जो इंजीनियरिंग करती है ईपीसी, सॉरी पीएमसी, उसको हम लोग बेसिक इंजीनियरिंग कहते हैं, कई लोग फीड भी बोलते हैं। लेकिन टेंडरिंग के लिए, टेंडरिंग करने के लिए जो ईपीसी कंपनी करती है उसको हम लोग फीड इंजीनियरिंग बोलते हैं, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन। आई बात समझ में आता है? सर, क्या सर एक बात पूछना था। यहाँ पे हम्म। अगर एल1 लोएस्ट कॉस्ट में अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, हम्म। और तो उसमें क्लाइंट जो है, ओनर है, वो अपना मटेरियल का भी तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन रखेगा ना, कि मुझे कौन सा मटेरियल यूज कराना है प्लांट में। तो ऑनर ने तो यहाँ पे रख दिया ना, ऑनर ने जो बेसिक स्पेसिफिकेशन दिया है यहाँ पे, तो उसने लिख ही दिया कि उसको क्या यूज करना है। अच्छा, तो सर इसमें मतलब लोअर लोअर क्वालिटी का अगर कोई यूज करके लोअर प्राइस पर ये लेना चाहे, प्रोजेक्ट लेना चाहे तो। देखिए, अगर आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे टेंडरिंग में कुछ भी आप लोअर क्वालिटी का अगर यूज करते हैं, ठीक है ना, ऑनर ने सपोज कीजिए कि बोल दिया कि मैं मुझे स्टेनलेस स्टील चाहिए। ठीक है। ऑनर ने बोल दिया कि मुझे कंट्रोल वाल का क्या चाहिए, स्टेनलेस स्टील चाहिए। अब अगर आपने कार्बन स्टील पकड़ के कॉस्टिंग कर लिया तो क्या होगा, आपका कॉस्ट कम आ जाएगा। कम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट आपको अवार्ड हो जाएगा। प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाएगा, उसके बाद मार्केट में जब जाएंगे, जब डिटेल इंजीनियरिंग करेंगे, तो ऑनर आपके डॉक्यूमेंट को अप्रूव करेगा क्या, कार्बन स्टील के डॉक्यूमेंट को? नहीं करेगा ना। और वो सर एसएस का ही, SS 304 यूज कर रहा है, SS 316 की जो होगी कॉस्ट तो अपना लेस हो जाएगा। क्या क्या, फिर से बोलिए। बोल रहा हूँ सर कि अगर वो 316 के जो ऊपर 304 यूज कर रहा है, इससे भी तो कॉस्ट में इफेक्ट आएगा। तो यस वो कॉस्ट। वहां पर स्पेसिफिकेशन क्लियर करेगा कि 316 चाहिए या 304 चाहिए। हाँ यस, उसको क्लियर करना पड़ेगा। ओके। उसको क्लियर करके ठीक है। सब कुछ तभी प्राइस कंसीडर करना है। अगर आपने टेंडरिंग में कोई गलत प्राइस कोट कर दिया, ठीक है, और उसके बेसिस पे अगर आपको टेंडर मिल गया, कल होके जब आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे ना ओनर को अप्रूवल के लिए डिटेल डिजाइन में, तो नहीं अप्रूव करने वाला है। वो क्या अप्रूव करेगा, जो उसको चाहिए था वही अप्रूव करेगा। उस केस में क्या होगा, आपका कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा, फिर आपको मैनेजमेंट को जवाब देना पड़ेगा। सर। ठीक है ना। तो इसलिए जो एक्चुअल चीजें होती है वही कंसीडर किया जाता है, ना ज्यादा ना कम। ठीक है। ठीक है सर। ओके। तो ये था अपना क्या, ये टेंडरिंग का, ईपीसी कंपनी का ऑनर से टेंडर करके जॉब लेने का। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स डिलीवरेबल्स क्या क्या हम लोग यूज करते हैं ईपीसी के अंदर में। ठीक है ना। हम लोग इंस्ट्रूमेंट डिजाइन बेसिस प्रिपेयर करते हैं, कौन, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले। इंस्ट्रूमेंट इंडेक्स बनाते हैं, आईओ लिस्ट बनाते हैं, स्पेसिफिकेशन एंड डेटा शीट ऑफ ऑल दीज फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है ना। जितने भी फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनकी स्पेसिफिकेशन शीट, डेटा शीट हम लोग बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग इन स्पेसिफिकेशन एंड डेटा शीट जब अप्रूव हो जाता है, देन वी गो टू प्रिपेयर द मटेरियल इक्विजिशन ऑफ ऑल अबव इंस्ट्रूमेंट्स। जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, उनका हम लोग एमआर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मटेरियल इक्विजिशन। ठीक है। उसके बाद उनका टेक्निकल वीडियो वैल्यूएशन करते हैं, किसका, सारे इंस्ट्रूमेंट्स का। ठीक है। टेक्निकल वीडियो एवेल्युएशन करने के बाद हम लोग वेंडर डॉक्यूमेंट रिव्यू करते हैं सारे का। तो ये सारा आपका क्या है, डिलीवरेबल्स है, डॉक्यूमेंट्स है जो हम लोग बनाते हैं। ठीक है। कैसे बनाते हैं, ये सब तो पूरा कोर्स ही है, पूरे कोर्स में यही सब चीज करना है। लेवल स्केचेज बनाते हैं हम लोग, हुकअप ड्राइंग्स बनाते हैं, वायर एंड केबल बनाते हैं। ठीक है। उनका फिर हम लोग टीबी करते हैं, वीडीआर करते हैं, किसका, वायर एंड केबल का, क्योंकि वायर एंड केबल की डेटा शीट नहीं बनती है, स्पेसिफिकेशन हम लोग बनाते हैं। ठीक है। प्लॉट प्लान हम लोग रिवाइज करते हैं, कुछ अगर होता है उसके अंदर तो।
जितने टाइप के लेआउट्स हैं वो बनाते हैं, वायरिंग ड्राइंग्स बनाते हैं, केबल ट्रे लेआउट्स बनाते हैं, एयर पाइपिंग ट्यूबिंग लेआउट्स बनाते हैं, गैस डिटेक्शन सिस्टम इंजीनियरिंग डिलीवरेबल्स बनाते हैं। तो ये सारा का सारा डिलीवरेबल्स जो है ना हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन डिजाइन के अंदर में कवर करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा प्रोसीजर रहता है किसके लिए? ये हमारा प्रोसीजर रहता है इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन के लिए। और ऊपर वाला था आपका फीड इंजीनियरिंग का। ठीक है। ये सर ये टेक्निकल बिड एवेल्यूएशन थोड़ा सा समझा सकते हैं? हाँ, इसको मैं अभी आगे कल के सेशन में ना ये चीज मैं समझाऊंगा। आफ्टर क्लास अगर कल आप लोग रहेंगे ना, जैसे हम लोग का 9 से 10 क्लास है, ठीक है ना? तो 9 से 10 के बाद अगर 10 बजे से आप बैठेंगे तो मैं इस टॉपिक को लेकर बैठूंगा आप लोगों के साथ में, आप दोनों के साथ में। वहां पे हम लोग डिटेल में इसको बात करेंगे। वैसे ये समझ लीजिए नटसेल में कि मान लीजिए कोई एक्स डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना? कोई इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कंट्रोल वाल ही मान लीजिए, ठीक है? कि कंट्रोल वाल है, कंट्रोल वाल की स्पेसिफिकेशन शीट बनाएंगे और डेटा शीट बनाएंगे। जब भी आपका क्लाइंट अप्रूव कर देगा स्पेसिफिकेशन एंड डेटा शीट, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? आपको इसका क्या करना होगा? मटेरियल रिक्विजिशन बनाना होगा, एमआर बनाना होगा, ठीक है ना? जब एमआर बना लेंगे तब आपका जो रिक्वायरमेंट्स है वो मार्केट में जाएगा वेंडर के पास में। और आपको सपोज कीजिए कि 1 2 3 4 5 वेंडर से ऑफर आ गया, तो आप पांचों वेंडर को तो पीओ दोगे नहीं, पीओ एक को दोगे। किस बेसिस पे दोगे? तो उसके लिए हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं, है ना? कि इस वेंडर ने क्या दिया, इस वेंडर ने क्या दिया, इसने क्या दिया, इसने क्या दिया, इसने क्या दिया। जो हमारे सारे रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है उस वेंडर को जाके हम लोग पीओ दे के लिए एलिजिबल करते हैं। तो इसी एनालिसिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टेक्निकल बीड एनालिसिस। इसका पूरा का पूरा अपने पास लेक्चर होगा, इसका पूरा का पूरा डिस्कशन होगा। और सेकंड सेशन में भी हम लोग इस स्टेज पे आएंगे, जो स्टेज मैंने हायरार्की आपको डिस्कस किया है। ये पूरा का पूरा हायरार्की कल के सेशन में, मतलब कल के सेशन इन द सेंस कि आप लोगों का जो सेशन है उस सेशन में मैं इसमें डिस्कस करूंगा। ठीक है। रेगुलर सेशन में हम लोग लेवल इंस्ट्रूमेंट्स उठाएंगे। ठीक है। ओके सर। सर हम्म, एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर ये टेक्निकल बिड एवेल्यूएशन और बीडीआर ये सब मतलब कल के सेशन में होना? क्या 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 फिर से बोलिए। बोल रहा हूँ सर कि जो अभी बोले टेक्निकल बिड एवेल्यूएशन और ये बीडीआर क्या है, ये आइडिया नहीं वीडीआर है। वीडीआर ये सारे वीडीआर कल। वीडीआर जो प्रोसेस है ना, वेंडर डॉक्यूमेंट रिव्यू प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस होता है कि जब आप पीओ दे देते हैं वेंडर को ना, तो वेंडर आपको फिर से डॉक्यूमेंट्स देता है आपको अप्रूव करने के लिए। उस वेंडर डॉक्यूमेंट्स को आप रिव्यू करके ठप्पा मार के स्टाम्प मार के देते हैं, तब वेंडर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज वीडीआर, वेंडर डॉक्यूमेंट रिव्यू। सर। ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग आज अभी बस इंट्रोडक्शन किए हैं, ठीक है ना? आप आगे चलेंगे ना तो आगे अब ये सब चीजें कई बार आपको मिलेंगी और कई बार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चीज। तो डोंट वॉदर की मतलब ये तो बस जी स्टार्टिंग है। और ये सारी चीजें हम लोग बहुत डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है ना? एमआर भी पूरा डिटेल में बताऊंगा कि एमआर बनाते कैसे हैं, टीबी जी जी। कैसे है मैं डिटेल में बताऊंगा, वीडीआर कैसे रिव्यू करते हैं वो भी पूरा डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि ये प्रोक्योरमेंट सपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी ईपीसी का। यस सर। ठीक है। तो ये मैं सारी एक प्रोजेक्ट पे किया हूँ सर, अच्छा। ज्यादा नहीं किया लेकिन किया हूँ, ट्यूबिंग का किया हूँ। अच्छा, एक आधा आइटम का आपको मिला होगा, हम्म, है ना? जी जी हाँ, यहाँ पे हम लोग कुछ ट्यूबिंग का किया क्रिटिकल। था तो उसमें क्या है हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। वो कतर एनर्जी एक लिस्ट दी थी वेंडर का, तो उसके कतर एनर्जी एक लिस्ट दी है वेंडर का, उसके अकॉर्डिंग ही करना होता है। नहीं तो हम्म। फिर एक और फिर अपने अपने स्कोप से आप कोई वेंडर सर्च करते हैं, फिर वो बहुत सारा उसका प्रूफ कतर एनर्जी से फिर अप्रूवल लेना होता है कि हाँ ये वेंडर से हम लोग ले सकते हैं कि नहीं। जैसे यस क्लाइंट यस। का अप्रूवल यहाँ पे नेसेसरी है क्या सर, वो मैं बता नहीं, सकता क्लाइंट क्या होता है ना, प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में मतलब अगर कोई ईपीसी। हाँ हाँ। हम लोग को एक वो दे देता है, जी जी अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट दे देता है। उसी लिस्ट से लेना होता है। अगर उसके अलावा जी किसी जी वेंडर हाँ। को जा रहे हैं तो उसके अप्रूवल चाहिए होता है हम्म, क्लाइंट से। ठीक क्लाइंट है। से चाहिए होता है ना, वही मैं पूछ हाँ रहा जी, हूँ क्लाइंट हाँ से जी। मतलब अप्रूवल चाहिए होता है, क्योंकि अपने लेवल पे कोई ईपीसी नहीं कर सकती है ना, नहीं, तो अपने हमेशा लेवल पे क्लाइंट नहीं के कर थ्रू जाना सकते, होगा। नहीं। हाँ, यस यस यस। तो व्हाट आई एम डूइंग कि ये ओके वाला ओके। जो ये वाला जो सेशन का ये है पीडीएफ है, वो मैं आप सबको भेज रहा हूँ। ठीक है। जी जी और आज मैंने बस वैसे मैं जी। क्लास लेता हूँ उस पे गूगल मीट पे, लेकिन आज मैंने सलीम ओके के कहने पे मैंने जूम पे क्लास लिया है और इसको रिकॉर्ड करने का भी कोशिश किया है। ठीक है। चूंकि जूम अभी जी मेरा जी। फ्री वाला सेशन चल रहा है तो अभी 40 मिनट का ही रिकॉर्डिंग रहता है। ठीक है। अगर ये मेरा सक्सेसफुल अच्छा। रहता है तो रिचार्ज करा लूंगा। ठीक है ना? पेड वर्जन में चला जाऊंगा, प्रीमियम में। जी ठीक है, तो कल से क्लास में जूम पे ही जी लूंगा। जी
कि उस केस में हम लोग रिकॉर्डिंग अगर अच्छे से हाँ हो जूम जाती पे जैसे रिकॉर्डिंग हो जाता है क्या सर, मेरा कभी ड्यूटी आवर कभी कभी हो है। हाँ जाता है हाँ। एक्सटेंड, तो उसमें अगर हाँ, क्लास तो में रिकॉर्डिंग अटेंड देने से किया तो मेरे को भी, जाहिर भाई कर लेंगे तो। नहीं तो मेरे को भी एक जी फायदा जी। रहेगा ना रिकॉर्डिंग डालने से, कि मैं रिकॉर्डिंग देख के मैं भी फ्री हो जाऊंगा ना कि भैया रिकॉर्डिंग सुन लो। हाँ हाँ हाँ। कभी ऐसे तो जनरली लाइव करूंगा अटेंड, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम्म नहीं हो पाता है, हम्म लेट हो गया हम्म। कभी वर्कलोड ऐसा। नहीं, ये चीज हम्म, मैं भी अब इम्प्लीमेंट कर दूंगा ना, हर बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट कर दूंगा, क्योंकि इस केस में मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम होती है। किसी का क्लास छूटा तो उसको अलग से जी क्लास कराइए। वैसे रिकॉर्डिंग दे देंगे, 15 दिन 20 दिन जी का आपको हाँ। एक्सेस रहेगा, उसके बाद एक्सेस हट जाएगा। ठीक ना? जी जी हाँ सही है। ठीक सही है, है, अच्छा तो है। कल हम लोग मिलते हैं 9 बजे। हाँ सर। ठीक है। नौ लेबर बजे लेबर। अभी सब मेरा मतलब हम्म, 8 ओके। 2 3 ही क्लास हुआ है, 4 क्लास हुआ है। हाँ, तो काफी चीजें क्लियर हो रही है, लेकिन सर वो एक होता है ना कॉन्फिडेंस, और एक अलग लेवल का एक आएगा ज्ञान आएगा है, वो आएगा। अभी आ, फील नहीं हो रहा आएगा है। आएगा आएगा, धीरे धीरे सब आएगा। जस्ट वेट कीजिए। ठीक है। पहले चीजों को करते जाइए। अभी मेरा बस। हाँ, हम्म, ये अभी जरूर सर है मेरा कि, कंफ्यूजन जो है ना, मतलब हाँ हाँ कि ये जैसे स्पेसिफिकेशन शीट बनाना और ये टीवी करना, ये सारा चीज जो है ना, अभी हाँ। भी मैं इच्छुक ही हूँ उसको मैं खुद से कैसे करूँ, कब करूँ। नहीं, उसको उसको करने की जरूरत ही नहीं है, मैं जो करा रहा हूँ उसको कीजिए। आपको टीवी के लिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ना सेशन बॉस। आपको स्पेशल सेशन में अलग से दे जी रहा हूँ ना टीवी के लिए। तो वो बताना मेरा काम है ना, आप जी टेंशन जी मत लीजिए। आपको जितना जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़िए। ठीक है ना? जैसे उस दिन भी मैंने बताया था क्या, कि प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स किया है आपने या टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट्स किया है आपने। ठीक है ना? तो इसके आप इंटरव्यू क्वेश्चन निकाल के पढ़िए, इसके बारे में जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, बाकी सब छोड़ दीजिए मेरे ऊपर। जब तक मैं क्लास ना ले लूँ तब तक आप मत पढ़िए, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना है। ठीक है? और जब मैं जी क्लास ले जी लूंगा जी। तब आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है, तब आप पढ़ेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है? तो डोंट बोदर फॉर दैट। जी ठीक है? तो उसके लिए आप परेशान नहीं होइए। एक बार सेशन को कंप्लीट होने दीजिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पूरा बढ़ के आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, चलिए तो फिर हम ठीक है लोग कल सर। मिलते हैं 9 बजे लेवल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। ठीक है सर, हाँ। ओके। ये सर, गुड नाइट। ओके, थैंक यू। ओके सर, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।